नमस्कार मित्रों, अध्ययन जगत में आप लोगों का स्वागत है। आज सामान्य अध्ययन की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा होगी, जो विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, एक मार्क का संबंध है। एक मार्क का संबंध किससे है? आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर है? आप लोगों को चारों विकल्प में से एक सही उत्तर चुनना है। गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो एक मार्क का संबंध आपका जो है यह गुणवत्ता से है। पहला ही विकल्प आपका सही उत्तर है। एक मार्क का संबंध गुणवत्ता से है। एक मार्क जो आपका है, एक मार्क एक प्रमाणिक चिन्ह होता है जो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। इसकी स्थापना कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 में कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 में के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और यह मानक भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित होता है। एक मार्क एक पर्यवेक्षण एजेंसी है। ये जो है एक पर्यवेक्षण एजेंसी है। पर्यवेक्षण एजेंसी, यह एक पर्यवेक्षण एजेंसी है। और यह जो है इसकी स्थापना कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत हुई थी। तो एक मार्क का संबंध गुणवत्ता से है। पहला ही विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। आपके पास 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं 4 विकल्प में। किस राज्य में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? तो आप लोगों को चारों विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा उत्तर आपका विकल्प सही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। चारों विकल्प में से एक आपका सही उत्तर है, उसको आपको चुनना है कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण जो होता है, तो सबसे अधिक जो जल प्रदूषण होता है आर्सेनिक द्वारा, वो पश्चिम बंगाल के अंदर होता है। और आर्सेनिक एक गंधहीन स्वादहीन उपधातु है जो पृथ्वी की सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो इससे कई बीमारियां होती हैं, जैसे त्वचा का फटना, कोरोटाइटोस, त्वचा कैंसर, फेफड़े एवं मूत्राशय से संबंधित विकार या कैंसर हो जाता है। और इसके भयावह परिणाम भी हो सकते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के कछारी क्षेत्रों के कुछ जो भूजल है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो कछारी क्षेत्र हैं, उसके भूजल में भी इसकी सांद्रता अधिक पाई जाती है। इससे सर्वाधिक प्रदूषण जो पश्चिम बंगाल में होता है। और फिर दूसरे नंबर पर पहले तो आपका पश्चिम बंगाल में हो गया, और उसके बाद बिहार में, और बिहार के बाद फिर आपका नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है झारखंड का। झारखंड में भी जो है इसकी अधिकता देखने को मिली है, झारखंड में। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से पश्चिम बंगाल। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक आपका पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न है आपका, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? आपके पास 4 विकल्प हैं, वर्ष 1960, वर्ष 1962, वर्ष 1972, वर्ष 1975। कौन सा विकल्प आपका सही है? चारों में से एक सही उत्तर आपको चुनना है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 1960 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1972 में, या वर्ष 1975 में। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो इसका जो सही उत्तर आपका है, ये आपका हो जाएगा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया था वो 1972 में पारित किया गया था। तीसरा विकल्प आपका सही है। भारत सरकार के द्वारा वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने हेतु और पेड़ पौधों के संरक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पारित किया गया। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू था। जम्मू कश्मीर का अपना अलग से वन्य जीव अधिनियम है। जम्मू कश्मीर का अपना अलग से वन्य जीव अधिनियम है, और ये जो है 1972 में पारित किया गया था। सही विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प संख्या 3, 1972। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आपके पास 4 विकल्प है, प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टेरिलाइजेशन। सही विकल्प आपको चुनना है कि कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर है। दूध से जो दही बनने की प्रक्रिया है उसको आपको कहा जाता है किण्वन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें जटिल कार्बन यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है, और लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण
जो दूध से दही बनता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 5। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में, उसको किस देश से लिया गया है? आपके पास 4 विकल्प हैं, जर्मन से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से या यूएसएसआर से। चारों विकल्प में से आपको जो सही विकल्प है उसका चयन करना है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश से लिए गए हैं, जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से या यूएसएसआर से। तो इसका सही उत्तर है मित्रों, आपका सही विकल्प हो जाएगा जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य को लिया गया है यूएसएसआर से। सोवियत संघ रूस इसका नाम था पहले, सोवियत संघ रूस। और यह जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। कब? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में के द्वारा इसको जो है पारित किया गया था। और इसकी संख्या जो है 10 है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है यह 10 है और यह भाग 4(1) में वर्णित है, भाग 4(a) में, भाग 4(a) में वर्णित है ये। और इसका जो है अनुच्छेद 51(a) का संबंध मौलिक कर्तव्य से है आपका, अनुच्छेद 51(a) का, 51(a) का संबंध मौलिक कर्तव्य से है। तो इसको जो है यूएसएसआर से लिया गया था। चौथा विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 6, ध्रुव तारा कहा जाता है? ध्रुव तारा को क्या कहा जाता है? 4 विकल्प हैं आपके, उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को। ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को। सही विकल्प आपका चुनना है कि इसका सही विकल्प कौन सा है। तो इसका मित्रों सही उत्तर हो जाएगा आपका ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। ध्रुव तारा जो है आपका उत्तरी तारे को कहा जाता है और यह जो है सदैव उत्तर दिशा में स्थित होता है। आपका जो है यह तारा सदैव उत्तर दिशा में स्थित रहता है। और इसको आपका एक चीज़ और भी कहते हैं, नॉर्थ स्टार भी कहते हैं, नॉर्थ स्टार कहते हैं, या फिर आपका ध्रुव तारा कहते हैं। यह उत्तर दिशा में आपका स्थित रहता है, इसे उत्तरी तारा भी कहते हैं। तो विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्रुव तारा का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये भारत में कब प्रारंभ किया गया था, इसके बारे में पूछा गया है और 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, 1972 में, 1973 में, 1981 में या 1985 में। तो सही विकल्प है उसका चुनाव करना है आपको कि इन चारों में से कौन सा विकल्प आपका सही है। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ जो है कब किया गया था? तो सही उत्तर है मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1973 में। 1973 में आपका प्रोजेक्ट टाइगर का जो है प्रारंभ किया गया था। बाघों की जो घटती संख्या को देखते हुए, जो बाघों देश में हमारे बाघों की जो संख्या थी लगातार घट रही थी और उसी के संबंध में घटती संख्या को देखते हुए इनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने 9 अप्रैल 1973 को 9 अप्रैल 1973 9 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। और शुरुआत में इसके अंतर्गत जो है 9 अभयारण्य सम्मिलित किए गए थे। शुरुआत में बाघों के लिए जो है संरक्षण के लिए 9 अभयारण्यों को सम्मिलित किया गया था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही उत्तर है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 8वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी के विषय में जानकारी ली जा रही है कि फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है। 4 विकल्प हैं आपके पास, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या सिक्किम में या उत्तराखंड में। तो सही विकल्प आपको चुनना है कि कौन सा विकल्प इसमें से सही है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है या हिमाचल प्रदेश में है या सिक्किम में है या उत्तराखंड में है। तो इसका सही विकल्प आप लोगों को बताना है, फूलों की घाटी कहाँ है। तो सही विकल्प है मित्रों इसका, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। और फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय पार्क भी है जो उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में, पश्चिमी जो है हिमालय क्षेत्र में स्थित है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है।
हिमालयी क्षेत्र में ये स्थित है और इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा। तो सही उत्तर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मानव के अंदर कुल जो अस्थियाँ होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उनकी संख्या पूछी जा रही है कि कुल अस्थियाँ कितनी होती हैं? 305 होती हैं क्या, 275, 206 या 175? चारों में से सही विकल्प आप लोगों को चुनना है कि चारों में से कौन सा विकल्प आपका सही है। सही विकल्प आपको चयन करना है कि चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर है। तो एक वयस्क मानव के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो होती हैं आपका कितनी, 206। 206 हड्डियाँ जो है एक वयस्क मानव के अंदर होती हैं। लेकिन जन्म के समय जो होता है, जन्म के समय मानव की जो है हड्डियों की जो संख्या होती है, कुल जो बच्चे का जो शरीर होता है जन्म के समय, उसकी हड्डियाँ होती हैं उस समय 275 हड्डियाँ होती हैं। लेकिन परंतु बाद में जो वयस्क अवस्था आती है तो कुछ हड्डियाँ ऐसी होती हैं जो आपस में जुड़ने के कारण ये मतलब जुड़ जाती हैं और संख्या इसकी घट जाती है और इसकी अस्थायी संख्या जो हो जाती है फिर वयस्क के समय, वयस्कता जब आती है तो 206 हो जाती है। लेकिन प्रारंभ में जब शिशु जन्म लेता है तो उस समय 275 हड्डियाँ होती हैं और वयस्क मानव की फिर 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस के विषय में पूछा गया है इसमें प्रश्न में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय पूछा गया है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं 4, न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में। चारों में से जो सही विकल्प है उसका चुनाव करना है। कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इसका जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है यह आपका एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम में स्थित है और यह जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक पर्यावरण चेतना या जागरूकता से संबंधित एक गैर सरकारी संस्था है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। 1971 में इन्होंने किया था इरविंग स्टोव ने। इरविंग स्टोव द्वारा 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका जो मुख्यालय आपका हो जाएगा एम्स्टर्डम में। सही उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प संख्या 3, एम्स्टर्डम। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आज यहीं समाप्त होती है। अगले कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे पुनः मिलेंगे।